नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी कैसे करें, उसका पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका कट ऑफ जाता है, कितनी सीट्स हैं और क्या उसकी फीस है, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं। एलयू से एलएलबी करने के लिए किन किन चीजों का हमें पास जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, हर एक चीज हम आज इसकी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2024 में एलएलबी के लिए, उसमें हमें क्या क्या देखना होगा। एक मिनट जी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है इसका। तीसरा कितनी कट ऑफ है, फीस और सीट्स के बारे में। चौथा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये चारों बिंदुओं पे हम आज हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहला जो हमारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि जो एलएलबी है ये क्या है, एक 3 इयर्स का कोर्स है। इसको आप किसी भी ग्रेजुएशन करने के बाद परस्यू कर सकते हो, पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये फुल टाइम कोर्स है, यानी इसके साथ आप क्या है, ये एक आपको फुल टाइम कोर्स है। फुल टाइम कोर्स का मतलब हो गया कि आपको इसको परस्यू करते टाइम कोई और कोर्स नहीं कर सकते हो, यानी कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अलग डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते हो। ये एक रेगुलर कोर्स है। इसको अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ आप एलएलबी ही करोगे। कोई अगर और भी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं से कर रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, उसको यहाँ पे रोका गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 45% होना चाहिए जनरल के लिए, 42% होना चाहिए आपका ओबीसी के लिए और 40% होना चाहिए एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में दो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको एलएलबी के साथ साथ कोई और पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई डिग्री वाली पढ़ाई। दूसरा आपके जो परसेंटेज है वो ग्रेजुएशन में 45% जनरल के लिए, 42% ओबीसी के लिए और 40% एससी एसटी के लिए होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, इतने परसेंटेज होने चाहिए। अब अगर सिलेबस की बात किया जाए लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि एलएलबी का क्या सिलेबस रहता है, तो आइए हम ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू एलयू के जो प्रोस्पेक्टस थे उसमें लास्ट ईयर जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है आपका, तो यहाँ पे दिया गया है लीगल जनरल अवेयरनेस, यानी कानून की सामान्य जानकारियां। यहाँ पे आपको मेन क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके फंक्शंस के बारे में भी आपको पढ़ना है, कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन कैसे है, क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा है आपका जीके जीएस में थोड़ी बहुत चीजें आपको देखनी होगी। तीसरा है आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ना होगा, ठीक है। क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। और चौथा है आपका मेंटल एबिलिटी, यानी यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ही आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, दूसरा जीके जीएस, तीसरा आपको क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग, चौथा आपको मैथ्स पढ़ना होगा। तो अब ये आपको पता चला कि 4 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है अब हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो अगर पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो पेपर पैटर्न देखिए क्या है इसका। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, 100 क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन का प्रकार होगा पूछने का वो क्या होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। जो टाइम आपको मिलता है वो कितना मिलता है यहाँ पे, तो आपको टाइम जो मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है, 90 मिनट का मिलता है, ठीक है। यानी आपको टाइम कितना होगा, 1 घंटा 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, समय जो आपको मिलेगा वो 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का पेपर, 90 मिनट, ठीक है, का पेपर होगा, 2 घंटे का नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो वो सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और ये ऐसा करना भी चाहिए, आप भी करिएगा, ठीक है।
इस रीजन से क्या होता है, थोड़ा सा कट ऑफ इसका ज्यादा जाता है। पेपर जो होता है मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा वहां पे। अगला आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स का आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो पेपर का मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी आपको OMR शीट आपको मिलेगी, उस पर आपको टक 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 गोला भरना होगा पेन से, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यानी अगर आपका गलत होता है कोई भी क्वेश्चन तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, क्योंकि सिलेबस प्रोस्पेक्टस में आपने देखा सिर्फ 4 शब्द उन्होंने दे दिया। स्टेट कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या ये है, अभी ये चलता है ना उनका प्रॉपर पेपर पैटर्न फॉलो करते हैं वो लोग, और ना ही वो प्रॉपर सिलेबस देते हैं। सीयूईटी में अच्छी बात क्या है कि उनका प्रॉपर एक सिलेबस है, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। पूछते भी होंगे तो 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं 70 से 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो अपने सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। पर यहाँ पे ना ही सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉपर वहां पे कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं निर्धारित है। तो हम अब क्या करेंगे, जो पास्ट ईयर बच्चे ने एग्जाम दिया उसके रिव्यू के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, और हम उसी के आधार पे सिलेबस डिजाइन किए हैं, और वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो 4 उन्होंने बताया था शब्द की, आपको मेंटल एबिलिटी और आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स देखने को मिलेगा। तो अब रीजनिंग और मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये हम आपको बच्चों के रिव्यू और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से आपको बता रहे हैं वहां पे। तो आइए अब हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर करंट अफेयर की बात किया जाए तो करंट अफेयर का जो सिलेबस है आपका देखिए, इसमें नेशनल न्यूज जो है, ठीक है, राष्ट्रीय समाचार लेवल पे जो है, राष्ट्रीय लेवल की समाचार जो चल रहे हैं वो क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ। इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय समाचार है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को बन सकता है 1-2। गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी है, सरकारी योजनाएं अगर इस समय आ रही हैं उससे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। तो राजनीति और शासन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पॉलिटी में जैसे अभी बदलाव कुछ हो रहे हैं कानून में, ठीक है, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम ला रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, स्पोर्ट में अगर कोई किसी ने जीता है कोई तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अवार्ड्स भी कोई अगर जीता है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, अब हम आते हैं मेन सिलेबस पे कि जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दिया था, अब उसके हिसाब से सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमें देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक जो कानून है, इसके अंदर हमें किन किन चीजों को पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान लिख देना, वो सिलेबस में लिख देना, वो मतलब क्या है कि वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या हमें पूरा संविधान पढ़ना होगा? नहीं, हमें वो सिलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ने होंगे जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछा गया। और ये पता कैसे चलेगा? तो ये आप लोग के ही जो सीनियर्स हैं वही बताएंगे। आप अगले साल एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आप बताओगे नहीं सर, यहाँ फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। तो उसी रिव्यू के अनुसार हम लोगों ने ये सिलेबस डिजाइन किया कि ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के देखने को यहां से मिलते हैं हर साल। आइए अब हम देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी ऐतिहासिक आधार क्या है, मतलब हमारा जो संविधान बना वो कैसे बना। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर जो क्राउन का रूल हुआ, उसके बाद हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हमारा संविधान बना, संविधान सभा का क्या रोल था, कितने मेंबर्स थे, भारत पाकिस्तान विभाजन कैसे हुआ, ये एक पूरा कहानी के जैसे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसी चीजें से आप थोड़ा कनेक्ट करके आसानी से चीजों को समझ पाओगे और क्वेश्चंस को बना लोगे। आगे बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, सिटीजनशिप नागरिकता। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिला है मौलिक अधिकार से। अगला पॉइंट है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव,
यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका। वैसे स्टेट के लिए है स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका। अगला हमारा यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, इसमें आ गया आपका क्या, संघ और स्थानिक न्यायपालिका। नेक्स्ट है हमारा लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार के बारे में। अगला पॉइंट हमारा है इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकाल प्रावधान क्या है हमारे देश के अंदर, और इलेक्शंस यानी चुनाव के बारे में। तो ये वो सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको अच्छे से करना है। यहां से हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15-17 क्वेश्चन आपको यहाँ इन टॉपिक से मिल जाएगा। तो आपको ये जो टॉपिक्स हमने लिखा है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसमें भी आपको ज्यादा प्रायोरिटी किस पे देना है, प्रीएम्बल पे, सिटीजनशिप पे, फंडामेंटल राइट्स पे, डीपीएसपी पे, फंडामेंटल ड्यूटी और इलेक्शन इमरजेंसी प्रोविजंस। यहां से क्वेश्चंस हमेशा बहुत सारे पूछे जाते हैं और मल्टीपल, बहुत बार तो ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से करके जाना है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो अब देखिए जो अगला पार्ट हमारा था जीके जीएस का, उसमें हम देखते हैं तो ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। उसमें क्या है आपका, तो उसमें है आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, भारत के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, कितने देश हैं, उनके जो दोनों देश के बीच की बाउंड्री है उसको क्या नाम है, ठीक है, कितनी लंबी रेखा है वो, सबसे जो देश है वो किसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है। अगला है आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। अगला पॉइंट हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कैसी भारत की मिट्टी है, कहाँ पे कौन सी फसल ज्यादा पाई जाती है, ऐसी चीजें आपको देख लेनी है। 2-4 फसल और 2-4 मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के बारे में क्या है, कौन कौन सी फसलें होती है, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। अगला है हमारा मिनरल रिसोर्सेज, जो कहाँ पे खदान है, कोयले की खदान कहाँ पे है, ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत देख लेनी है, एक दो जो भारत में मेन है। अगला हमारा रिवर, लेक्स और वाटरफॉल, जो भारत में प्रसिद्ध नदियां, झील और जलप्रपात है वही देख रहे हैं, जो बहुत फेमस है, जो सबसे लंबे हैं, सबसे बड़े हैं, उसी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब हर एक रिवर, हर एक लेक, हर एक वाटरफॉल को लेके नहीं बैठना है, जो सबसे बड़े हैं और जो सबसे लंबे हैं, सबसे फेमस है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। इंडिया इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, भारत के उद्योग और परिवहन के बारे में आपको देख लेना है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत के जनजाति, इसमें भी आपको देख लीजिएगा यूपी की जनजाति के बारे में, क्योंकि यहाँ यूपी में ही एग्जाम हो रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको देख लेना है। अब उसके बाद देखिए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो भी है उसमें एक दो अगर फेमस है उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर, इसमें भी अब नेशनल पार्क सभी लेके नहीं बैठना, जो एक दो फेमस है उन्हीं को आपको लेके देख लेना है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस राज्य में है, ठीक है, यही आपको देख लेना है। और लास्ट हमारा वायुमंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व का भूगोल से देखिए कैसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो उसमें है हमारे यूनिवर्स के बारे में, किस यूनिवर्स, किस ब्रह्मांड में है, ठीक है, किस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, क्या सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, कितने ग्रहों के बारे में, सौर मंडल जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे गर्म कौन सा है, सूर्य के पास कौन सा है, ठीक है, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइट्स बोर्ड के बारे में, स्थल मंडल जो हो गया, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, कहाँ पे है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेगा। एरिया में हो सकता है, जनसंख्या में हो सकता है, तो ऐसे आपको यहाँ पे देख लेना है कि कॉन्टिनेंट्स में सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, एरिया में सबसे छोटा कौन सा है, यही चीजें आपको मेन ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं वाटर बॉडीज के बारे में, जल मंडल के बारे में, ठीक है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में, यहाँ पे आप लिख सकते हो ओशियंस के बारे में, ठीक है, ओशियंस के बारे में आपको देख लेना है, कितने होते हैं, कहाँ कहाँ है, ठीक है, ओ शेप के कौन सा है, एस शेप का कौन सा है, ठीक है, ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। वर्ल्ड ओशियन रिवर एंड लेक्स, इसमें भी विश्व के महासागर, नदियों और झील के बारे में,
तो दो चार जो फेमस है, सबसे बड़े हैं, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। किस देश में है ये आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बहुत डेप्थ में जाएंगे तो खो जाएंगे आप और सिलेक्शन से दूर ही हो जाएंगे। तो देखिए, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, विश्व के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में देख लेना, थोड़ी बहुत जानकारी उसमें जो फेमस है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में भी देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ये अपने में ही एक इतना बड़ा सिलेबस है कि इसमें 3-3 महीना आपको लग जाएंगे ये सब कंप्लीट करने में। तो आपको पूरा लेके नहीं बैठना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मैंने आपको बताया सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको उसको देनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को वहीं से मिलेगा। इससे आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन टॉपिक को आप तैयार करें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए अब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में भी देखिए 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो एंशिएंट होती है जो बहुत पुरानी होती है, उसके बाद मेडिवल और मॉडर्न। इसमें भी आप देखिए तो जो एंशिएंट है इसमें से कुछ थोड़े बहुत, जो जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, या सिंधु घाटी सभ्यता हुई, उससे 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मॉडर्न में बहुत मतलब रेयर ही क्वेश्चंस 1-2 मिलता है। मॉडर्न में 1-2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलेगा। एंशिएंट से 1-2 क्वेश्चंस, वो भी बहुत जो फेमस इंसिडेंट हुए हैं उससे रिलेटेड ही पूछेगा। जैन धर्म के बारे में, ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, उनका पहला उपदेश कहाँ पे था, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब एंशिएंट जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे है। इसमें पहला है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। किसने खुदवाया, किसके प्रेजेंस में हुआ था। जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में। राइज ऑफ मगध स्टेट, कैसे हुआ, मगध राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ था। मौर्य अंपायर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें, और गुप्ता अंपायर के बारे में। अब इसका पहला शासक कौन था, आखिरी शासक कौन था, ऐसे ही क्वेश्चंस देखना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। पहला शासक कौन था मौर्य वंश का, आखिरी कौन था, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, आखिरी कौन था, सबसे प्रसिद्ध कौन था, यही 3 चीजें देख लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये टॉपिक तैयार करना है, 1 to 1 बहुत बुक लेके नहीं बैठना है आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मेडिवल इंडिया की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत के बारे में, तो वहां पे देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। अरब अटैक इन इंडिया, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, उसके बारे में देखना है आपको। महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में। सल्तनत पीरियड, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल अंपायर और राइज ऑफ मराठास। अब मुगल अंपायर का भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि पहला राजा कौन था, आखिरी कौन था, ठीक है, मुगल अंपायर कौन था और सबसे प्रसिद्ध कौन था। ये चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेडिवल इंडिया से आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चंस मिलता है। तो आपको ये सब थोड़ी बहुत चीजें मगध अंपायर के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, और अरब अटैक ऑन इंडिया में, मतलब बहुत ही आपको बेसिक लेवल का ही करना है। मॉडर्न की अगर बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसमें देखिए क्या है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ था, और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन क्या था। तो ये सारी चीजें तो पॉलिटी में भी, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में जब कराऊंगा, तो 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, क्या उसका पर्पस था, कैसे उन्होंने फिर आते आते अपना साम्राज्य फैलाया, ठीक है, डिवाइड एंड रूल कैसे हुआ, वो सब कुछ मैं वहां पे कराऊंगा। तो मॉडर्न इंडिया का जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम आपको कहां पे कराने वाले हैं, पॉलिटी के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में भी कराने वाले हैं। देखिए अगला इसमें क्या बोला गया है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, बंगाल में अंग्रेजों का क्या व्यापार था, क्या उन्होंने ऑक्यूपेशन था। गवर्नर जनरल के बारे में, अब गवर्नर जनरल में पहला कौन था, आखिरी कौन था, वाइसरॉय कौन था, आखिरी कौन था, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। अगला है आपका हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति थी, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है, और यहां से 1-2 क्वेश्चंस देखने को बन सकता है आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए थे उसको आपको देख लेना है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। अगला है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, यही सारी चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखें तो इकोनॉमिक्स, ये भी आपको जीके जीएस के पार्ट में है, और ये बहुत ही माइनर चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ज्योग्राफी बताया,
उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बताया, उसके बाद हिस्ट्री बताया था आपको, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। अब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, माइनर है। माइनर का मतलब है कि 2-4 प्रश्न यहां से देखने को मिल सकते हैं हर सब्जेक्ट से। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने बताया वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो करंट अफेयर है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो मैथ्स है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो रीजनिंग है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग ये मेजर चीजें हैं, इसको आपको पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपको उन टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगर वक्त बचता है तो इसमें जो मैंने अभी अंडरलाइन करके जो चीजें बताई उसके बारे में आप जानकारी ले लें, उसको एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। तो देखिए इसमें पहला है हमारा राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, किन किन चीजों को देखा जाता है इसके अंदर, वो है। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक आयोजन क्या है, ठीक है। तीसरा है आपका पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, ठीक है। सबसे गरीब राज्य कौन सा है, सबसे अच्छा एजुकेशन पॉलिसी किसका अच्छा है, एजुकेशन के मामले में कौन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में है। अगला है हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जीडीपी के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और जीडीपी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत चीजें देख लेनी है। जीडीपी, इकोनॉमिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, सॉरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इनकम, ये चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जो मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ी चीजों को समझना होगा अच्छे से। अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस बना लोगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसके मुकाबले में यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से करना होगा। लॉजिकल एप्टीट्यूड का मतलब है, आप समझिएगा रीजनिंग किसकी बात कर रहा है, तो ये रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, रीजनिंग है। अब रीजनिंग में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए अब एक एक टॉपिक को देखते हैं। रीजनिंग में सबसे पहला क्या आपको पढ़ना है, नंबर सीरीज यानी श्रृंखला, संख्या श्रृंखला के बारे में आपको देखना है। दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तीसरा आपका ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। एनालॉगी टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, डाइस एंड क्लासिफिकेशन। ये वो टॉपिक है जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस बार बार देखने को मिले हैं और रिपीटेड हुए क्वेश्चंस हो। तो ये आपको वो टॉपिक रीजनिंग के अंदर पढ़ना है जहां से मैक्सिमम आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आप ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये आप पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं लॉजिकल एप्टीट्यूड के अंदर वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब आगे हम बात करते हैं अगर मैथ, मेंटल एबिलिटी यानी ये मैथ्स की बात कर रहा है, ठीक है। मानसिक क्षमता यानी मैथ्स की ये बात कर रहा है। अब मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो वो टॉपिक आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, परसेंटेज, प्रतिशत से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अनुपात से, और टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, ये आपको पहली प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। और करंट अफेयर साथ में आप करते रहिएगा। अब एलयू में एलएलबी की अगर बात किया जाए तो अब एक एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे सीट्स कितनी है, यहाँ पे इसकी फीस कितनी है और इसका कट ऑफ कितना है, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर सीट की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे सीट जो है वो 320 सीट ही है, ठीक है। अगर एलएलबी की बात किया जाए तो यहाँ पे कितनी सीट है, तो 320 आपको मेन कैंपस के अंदर सीट है लॉ की। आगे अगर फीस की बात करें तो 4,500 के आसपास आपको क्या होगा, यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। क्या होगा, 4,500 के आसपास आपको फीस पेमेंट करना होगा। अगला जो हमारा है कट ऑफ के बारे में, तो देखिए कट ऑफ जो हमने यहाँ पे लिखा है ये आपको वो कट ऑफ दिया है मैंने जो पहले लिस्ट में मार्क्स आए थे, यानी इसमें जो कट ऑफ लिस्ट आती है वो 3-4 बार लिस्ट आती है। और ये जो मैं स्कोर आपको बता रहा हूं ये एकदम सेफ स्कोर है कि अगर आपका इसके आसपास आ रहा है तो आप अपने आप को एकदम सेफ स्कोर मान सकते हो। आपका एडमिशन होने के चांसेस पूरे लॉ फैकल्टी में बनते हैं। तो अब वो मार्क्स का क्या है, तो जनरल के लिए देखिए 132, ठीक है। अगर आपका इसमें 10 नंबर, क्योंकि देखिए
ये क्या है, पहले राउंड की मैंने बताया, 3-4 राउंड में और क्या होती है, कट ऑफ आती है। तो अगर आपका 132 से लेके 122 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर मान सकते हो, आपका मेन फैकल्टी में एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगला आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए मैक्सिमम जो मैंने बोला कि हालांकि मैक्सिमम तो आप 200 में से कितना भी ला सकते हो, 200 में 200 भी आ सकता है, पर यहाँ पे देखिए जो एडमिशन हो सकते हैं वो इसके अगर आसपास है, या फिर ये अगर 116 तक अगर मार्क्स है तो आप ये मान सकते हो कि आपके एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगला आपका ओबीसी है, 126 से लेकर अगेन यहाँ पे 116 तक मान लीजिए, यहां तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर में मान सकते हो। अगला है एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पे 116 से लेकर 106 तक, ठीक है। अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ये मान सकते हो कि आप एकदम सेफ स्कोर में हो, आपके एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया, उसका पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका कट ऑफ, उसका फीस, पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। तो आइए अब हम उसके लिए एक वन सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। उसके लिए हमने क्या किया, आपको घर बैठे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बीएलएलबी और एलएलबी के लिए तैयारी स्टार्ट करा दिया गया हम लोगों ने, और इसके अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, तो आइए अब हम उन सभी चीजों को देखते हैं। जो भी हमने आपको यहाँ पे सिलेबस बताया था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, कि एलएलबी का आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कम पढ़ना है। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया है, जैसे आपके पेपर पैटर्न है और जैसे आपके सिलेबस में क्वेश्चंस के वेटेज है। जैसे पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो पॉलिटी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, आपको मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो मैथ बहुत अच्छे से कराएंगे। अब हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछा है तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कराएंगे, पूरी आपको हिस्ट्री नहीं कराएंगे। रीजन क्या है, टाइम लिमिटेड है। देखिए कराने को हम लोग हिस्ट्री पूरा कराया जा सकता है, पर आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और वहां से कुछ नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 2-4 ही मिलते हैं। तो आपको वहां पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, वो जो टाइम आपका बचेगा वो आप टाइम मैथ्स में, रीजनिंग में, करंट अफेयर में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप दे सकते हैं, जिससे आपका रैंक इंप्रूव होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या किया, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हैं। अब ये उसी हिसाब से रखा है जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसका ज्यादा वेटेज उसकी आपको बहुत ज्यादा क्लासेस मिलेंगी, जिसका कम वेटेज होगा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कराया जाएगा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ उससे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। जो भी क्लासेस होंगी उसके क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा हिंदी और इंग्लिश मीडियम का है, अगर उसको दिक्कत है तो जो बाइलिंगुअल चीजें होंगी, जो भी लेक्चर्स भी जाएंगे वो भी बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और जो आपका क्लास नोट या शॉर्ट नोट रहेगा ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है। चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे देंगे, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर एक कंप्लीट होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन का मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, फंडामेंटल राइट, रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, डाइस, अब मैथ्स का कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको उसी का क्या होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको 20-25 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा, जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि हमने परसेंटेज अगर पढ़ा तो वहां से हम 20 क्वेश्चन में से 15-17 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। आप अपना डायरेक्शन यहां से चेक कर सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपने स्कोर देख सकते हो और अपना टाइम इंप्रूव कर सकते हो कि 90 मिनट हमें टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करना है, तो क्या हमारी स्पीड बन पा रही है या नहीं, आप यहां से चेक कर सकते हो। फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टाइम का भी बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि 90 मिनट ही टाइम मिलता है, तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाना होगा ताकि आपका वहां पे टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए आपको फुल लेंथ हम लोग टेस्ट कराएंगे, और ये टेस्ट जो भी होगा ये एलयू के एलएलबी के पेपर पैटर्न पे ही होगा। यानी अगर 90 मिनट का समय दिया गया तो हम भी आपको 90 मिनट का ही समय देंगे। 100 क्वेश्चन वहां पे पूछा गया तो हम भी आपको 100 क्वेश्चन देंगे, और उसी के जो मॉडल पेपर है उसी के हिसाब से हम लोग वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर फुल लेंथ का देने वाले हैं टेस्ट सीरीज में। आगे हम बात करते हैं पीवाई जो है आपको, ये इसका मॉडल पेपर हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। इसी के आधार पे पीवाईक्यू के बेस पे ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर तैयार करेंगे और उसको आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि स्पेशल गाइडेंस टिल एडमिशन, आपको हम लोग लास्ट तक यानी जब तक आपका एडमिशन होता है तब तक हम लोग गाइडेंस देने वाले हैं,
और सबसे स्पेशली क्या है कि हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप करने वाले हैं, यानी हर वीक में हम आपसे क्या करेंगे, 1-to-1 कॉल पे बात करने वाले हैं, कैसे तैयारी चल रही है, कहाँ पे कमी आ रही है, वो सब कुछ आपका हम लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और आपको गाइडेंस देते रहेंगे आपके जब तक एडमिशंस नहीं होते, और जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी गाइडलाइन आती है, जो भी अपडेट्स या चेंज आएगा पेपर पैटर्न में, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स का फीस है वो अभी 50% ऑफ पे रखा गया है। एट जस्ट 1000 रुपीज आप इनरोल हो सकते हो, और जितने भी मैंने आपको सिलेबस बताया और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सारे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक सही दिशा मिलेगा कि आपको कैसे किस दिशा में जाना है और कितना पढ़ना है और कुछ टॉपिक को छोड़ना है, कहाँ पे ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम तक मिलेगा। और ये कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोशिश करिए कि अगली बार आप लोग की फोटो भी यहाँ पे आए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मेहनत करिए और अच्छा रैंक लेके आइए। और अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टिप्स टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चीजें आपसे जरा बात करने वाले हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए टिप्स हम आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि देखिए यहाँ पे वेटेज देखिए क्या है, 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे क्या मेजर, ठीक है, ये क्या है आपका मेजर टॉपिक्स है, ठीक है। और ये क्या है, माइनर है। माइनर में हो सकता है कि यहां से 25 से 30 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। मेजर में क्या होगा, आपको यहाँ पे 65 से 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 65 से 70 क्वेश्चन। अब बुद्धिमत्ता ये है, चालाकी ये है आपकी, यहाँ पे अब सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ने होंगे। तो पहला आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़ना होगा आपको मैथ्स, तीसरा पढ़ना होगा आपको रीजनिंग, चौथा पढ़ना होगा आपको करंट अफेयर, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि 65 से 70 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं 25 से 30 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो अब क्या करिए आप कि जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज है, यानी यहां पे ज्यादा वेटेज है, तो आप यहां पे अपना ज्यादा समय जो पढ़ाई का होगा आप यहां पे देंगे, और यहां पे वेटेज कम है तो यहां पे आपको थोड़ा कम समय देना होगा। आप एक चीज याद रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको उन्हीं टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करना होगा जहां पे वेटेज ज्यादा है। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।